चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आचार संहिता के बारे में। जैसे बता दें कि आचार संहिता क्या होता है और आचार संहिता कब लगाया जाता है और कब हटाया जाता है, इन सब सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि फ्रेंड्स इस चैनल पर आने वाले वीडियो को आप मिस ना कर पाएँ। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे आदर्श आचार संहिता क्या है। तो आदर्श आचार संहिता देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है। चुनाव आयोग के इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। लोकसभा या विधानसभा चुनाव के दौरान इन नियमों का पालन करना सरकार, नेता और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है। अब इसमें बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, आचार संहिता कब से लागू होती है। तो फ्रेंड्स, बता दें कि आचार संहिता चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही लागू हो जाती है। देश में लोकसभा के चुनाव हर 5 साल पर होते हैं। अलग अलग राज्यों की विधानसभा के चुनाव अलग अलग समय पर होते रहते हैं। चुनाव आयोग के चुनाव कार्यक्रमों का ऐलान करते ही आचार संहिता लागू हो जाती है। तो अब इसमें जानेंगे आचार संहिता कब तक लगी रहेगी। तो बता दें फ्रेंड्स कि आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने तक लागू रहती है। चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही आचार संहिता देश में लगती है और वोटों की गिनती होने तक जारी रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसमें बात करेंगे आचार संहिता के मुख्य नियम के बारे में कि मुख्य नियम इसके क्या क्या हैं। तो पहला पॉइंट इसमें है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कई नियम भी लागू हो जाते हैं। इनकी अवहेलना कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता नहीं कर सकता। अगला पॉइंट इसमें ये कहता है, सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं होगा। अगला पॉइंट ये बनता है कि सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट है, किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास आदि नहीं होगा। तो अगला पॉइंट ये है इसमें कि किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी। तो अब इसमें अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट ये रहा कि किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो कंप्लीट हुए आचार संहिता के मुख्य नियम। तो अब इसमें बात करेंगे कि आदर्श आचार संहिता की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। आदर्श आचार संहिता की मुख्य विशेषताएं निर्धारित करती हैं कि राजनीतिक दलों, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और सत्ताधारी दलों को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कैसा व्यवहार करना चाहिए, अर्थात निर्वाचन प्रक्रिया बैठकें आयोजित करने, शोभा यात्राओं, मतदान दिवस गतिविधियों तथा सत्ताधारी दल के कामकाज इत्यादि के दौरान उनका सामान्य आचरण कैसा होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें अगला क्वेश्चन ये बनता है कि क्या मंत्री अपने आधिकारिक दौरे को निर्वाचन प्रचार के साथ मिला सकते हैं। तो बता दें कि इसमें मंत्री अपने आधिकारिक दौरे को निर्वाचन प्रचार के साथ बिल्कुल नहीं मिला सकते। अब इसमें बात करेंगे, क्या सरकारी वाहन को निर्वाचन प्रचार संबंधी कार्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो चलिए इसमें जानते हैं, विमान वाहनों इत्यादि सहित कोई भी सरकारी वाहन किसी दल या अभ्यर्थी के हितों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब इसमें बात करेंगे कि क्या सरकार निर्वाचन कार्य से संबंधित पदाधिकारियों का स्थानांतरण और तैनाती कर सकती है। तो चलिए जानते हैं, निर्वाचन के आयोजन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी अधिकारियों या पदाधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती पर संपूर्ण प्रतिबंध होगा। यदि किसी अधिकारी का स्थानांतरण या तैनाती आवश्यक मानी जाती है तो आयोग की पूर्व अनुमति ली जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसमें जानेंगे, यदि निर्वाचन कार्य से संबंधित किसी अधिकारी या आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार द्वारा स्थानांतरण कर दिया जाता है और उसने नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, तो क्या ऐसा अधिकारी आचार संहिता की घोषणा के बाद नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर सकता है। तो इसमें बता दें कि इसमें बिल्कुल नहीं कर सकती और वो यहाँ पर अपना यथापूर्व स्थिति बनाए रखी जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, अब इसमें जानेंगे कि क्या कोई केंद्रीय मंत्री या राज्य सरकार का मंत्री निर्वाचनों की अवधि दौरान किसी आधिकारिक चर्चा के लिए किसी राज्य या निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन संबंधित अधिकारी को बुला सकता है। तो चलिए जानते हैं, कोई भी केंद्रीय या राज्य सरकार का मंत्री कहीं भी किसी आधिकारिक चर्चा हेतु राज्य या निर्वाचन क्षेत्र के किसी निर्वाचन संबंधी अधिकारी को नहीं बुला सकता है। और इसका एकमात्र अपवाद तभी होगा जब कोई मंत्री संबंधित विभाग के प्रभारी होने के नाते या कोई मुख्यमंत्री कानून एवं व्यवस्था के असफल हो जाने या प्राकृतिक आपदा या किसी आपातकाल में ऐसे किसी निर्वाचन क्षेत्र का आधिकारिक दौरा
करते हैं, जिसमें अधीक्षण, मदद, राहत और इसी प्रकार के विशेष प्रयोजनार्थ ऐसे मंत्री या मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत उपस्थिति अपेक्षित होती है। यदि कोई केंद्रीय मंत्री पूर्णतः आधिकारिक कार्य से दिल्ली से बाहर दौरा कर रहे हैं, जिसे लोकहित में टाला नहीं जा सकता है, तो उस मंत्रालय या विभाग के संबंधित सचिव से इस आशय को प्रमाणित करने वाला एक पत्र संबंधित राज्य के मुख्य सचिव को भेजने के साथ उसकी एक प्रति निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसमें बात करेंगे, क्या कोई पदाधिकारी मंत्री से उनके निजी दौरे के दौरान उस निर्वाचन क्षेत्र में मिल सकते हैं जहां निर्वाचन हो रहे हैं। तो कोई पदाधिकारी जो मंत्री से निर्वाचन क्षेत्र में उनके निजी दौरे के दौरान मिलते हैं, संगत सेवा नियमों के अधीन कदाचार के दोषी होंगे और यदि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 129 फर्स्ट में उल्लेखित पदाधिकारी हैं, तो उन्हें उस धारा के सांविधिक उपबंधों का उल्लंघन करने का अतिरिक्त दोषी माना जाएगा और वे उसके अधीन उपबंधित दंडित कार्रवाई के भागीदार होंगे। इसमें अगला क्वेश्चन ये बनता है, क्या निर्वाचनों के दौरान मंत्री आधिकारिक वाहन के हकदार होंगे? तो मंत्रियों को अपना आधिकारिक वाहन केवल अपने आधिकारिक निवास से अपने कार्यालय तक शासकीय कार्यों के लिए ही मिलेगा, बशर्ते इस प्रकार के सफर को किसी निर्वाचन प्रचार कार्य या राजनीतिक गतिविधि से न जोड़ा जाएगा। अब इसमें बात करेंगे, क्या मंत्री या कोई अन्य राजनीतिक कार्यकर्ता सायरन सहित बीकन प्रकाश वाले पायलट कार का प्रयोग कर सकते हैं? मंत्री या किसी अन्य राजनीतिक कार्यकर्ता को निर्वाचन अवधि के दौरान निजी या आधिकारिक दौरे पर किसी पायलट कार या किसी रंग की बीकन लाइट अथवा किसी भी प्रकार के सायरन सहित कार का प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी, भले ही राज्य प्रशासन ने उसे सुरक्षा कवर दिया हो, जिसमें ऐसे दौरे पर उसके साथ सशस्त्र अंगरक्षकों की उपस्थिति रहने की आवश्यकता हो। यह निषेध सरकारी व निजी स्वामित्व वाले दोनों प्रकार के वाहनों पर लागू होगा। तो चलिए अब इसमें जानेंगे, क्या राजनीतिक कार्यकर्ताओं के निवास स्थान पर इफ्तार पार्टी या ऐसे ही कोई अन्य पार्टी आयोजित की जा सकती है जिसका खर्चा सरकारी कोष से किया जाएगा? तो ये बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। तथापि कोई भी व्यक्ति अपनी निजी क्षमता और अपने निजी निवास स्थान पर ऐसी पार्टी का आयोजन करने के लिए स्वतंत्र है। तो अब चलिए इसमें बात करेंगे, क्या सत्ताधारी पार्टी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए उपलब्धियों के संबंध में सरकारी कोष की लागत पर विज्ञापन जारी करने पर कोई प्रतिबंध है? तो ये बिल्कुल हैं। निर्वाचन अवधि के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सरकारी कोष की लागत पर पार्टी की उपलब्धियों के संबंध में विज्ञापन और सरकारी जनसंपर्क मीडिया के दुरुपयोग पर निषेध है। तो इसमें ये बनता है कि क्या केंद्र में सत्ताधारी पार्टी या राज्य सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाले होर्डिंग या विज्ञापनों को राजकोष की लागत पर जारी रखा जा सकता है? तो ये इसमें बिल्कुल नहीं जारी रखा जा सकता है। इसमें बता दें कि प्रदर्शित किए गए इस प्रकार के सभी होर्डिंग या विज्ञापन इत्यादि संबंधित प्राधिकारियों द्वारा तुरंत हटा दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित अन्य मीडिया पर सरकारी राजकोष के खर्चे पर कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। तो अब इसमें जानेंगे, मान लीजिए किसी योजना या कार्यक्रम के संबंध में कार्य आदेश जारी किया गया है, क्या इसे निर्वाचन के बाद शुरू किया जा सकता है? तो इसमें जानेंगे, निर्वाचनों की घोषणा से पूर्व जारी कार्य आदेश के संबंध में यदि क्षेत्र में वास्तविक रूप से कार्य शुरू नहीं किया गया है तो उसे शुरू नहीं किया जाएगा, परंतु यदि काम वास्तव में शुरू कर दिया गया है तो उसे जारी रखा जा सकता है। तो चलिए अब इसमें जानेंगे, सरकार आपातकालिक स्थिति या अप्रत्याशित आपदाओं से निपटने के लिए क्या करती है जबकि कल्याणकारी उपायों की घोषणा पर प्रतिबंध लगा होता है? तो आपातकालिक स्थिति या अप्रत्याशित आपदाओं यथा सूखे, बाढ़, महामारी, अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने अथवा वृद्धजनों तथा निःशक्त इत्यादि हेतु कल्याणकारी उपाय करने के लिए सरकार आयोग का पूर्ण अनुमोदन ले सकती है तथा सरकार को आडंबरपूर्ण समारोहों से पूरी तरह से बचना चाहिए और सरकार को ऐसी कोई भी परिस्थिति उत्पन्न करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए कि सरकार द्वारा ऐसे कल्याणकारी उपाय या सहायता या पुनर्वास कार्य किसी अंतर्निहित उद्देश्य से किए जा रहे हैं। अब इसमें जानेंगे, क्या सरकार के ठेकों, तेंदू की पत्तियों और ऐसे अन्य मामलों के संबंध में निविदा, नीलामी इत्यादि कार्रवाई की जा सकती है? तो जी नहीं। संबंधित क्षेत्र में निर्वाचन प्रक्रिया के पूर्ण होने तक ऐसे मामलों पर कार्रवाई को स्थगित किया जा सकता है और सरकार वहां अंतरिम व्यवस्था कर सकती है जहां यह अपरिहार्य रूप से आवश्यक हो। अगला क्वेश्चन इसमें रहा, क्या गेहूं और अन्य कृषि संबंधित
उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जा सकता है? तो इसमें बता दें कि इस संबंध में निर्वाचन आयोग से परामर्श लिया जा सकता है। इसमें जानते हैं कि क्या निर्वाचन प्रचार के लिए धार्मिक स्थानों का प्रयोग करने पर कोई प्रतिबंध है? तो इसमें बिल्कुल है। धार्मिक स्थान यथा मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वार या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के मंड के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मत प्राप्त करने के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं, क्या कोई अभ्यर्थी जुलूस के साथ अपना नाम निर्देशन पत्र भरने के लिए रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय जा सकता है? तो जी नहीं, इसमें बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय की परिधि में आने वालों वाहनों की अधिकतम संख्या को 3 तक सीमित रखा गया है और रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में जाने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या को 5 अभ्यर्थी सहित तक सीमित रखा गया है। अगला बात करते हैं, क्या निर्वाचकीय प्रयोजनों हेतु वाहनों के चलाने पर कोई प्रतिबंध है? तो चलिए जानते हैं। निर्वाचन प्रचार के प्रयोजनार्थ अभ्यर्थी कितने भी वाहन, 2 व्हीलर सहित सभी यात्रिकीय और मोटर युक्त वाहन चला सकता है, परंतु उसे ऐसे वाहन चलाने के लिए रिटर्निंग अधिकारी का पूर्व अनुमोदन लेना होता है और उसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी परमिट की मूल प्रति फोटोकॉपी नहीं को वाहन के पिंड स्क्रीन पर प्रमुखता से प्रदर्शित करना चाहिए। परमिट पर वाहन की परमिट संख्या और उस अभ्यर्थी का नाम जिसके पक्ष में वाहन जारी किया गया है का उल्लेख होना चाहिए। अब इसमें अगला है, क्या किसी वाहन जिसके लिए अभ्यर्थी के नाम पर निर्वाचन प्रचार हेतु अनुमति ली गई है को दूसरे अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन प्रचार हेतु प्रयोग किया जा सकता है? तो इसमें बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। अन्य अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन प्रचार हेतु ऐसे वाहन के प्रयोग हेतु भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ज के अधीन कार्रवाई की जाएगी। अगला है, इसमें राजनीतिक दलों या अभ्यर्थियों द्वारा सरकारी एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टरों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित को लेने के लिए कोई नियम है? तो जी हाँ, इसमें बिल्कुल है। राजनीतिक दलों या अभ्यर्थियों के लिए सरकारी विमान या हेलीकॉप्टर या प्राइवेट कंपनियों के एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर को किराए पर लेने की अनुमति देते हुए निम्नलिखित शर्तों का अनुसरण किया जाना चाहिए। तो पहला शर्त इसमें है, सत्ताधारी दल और अन्य दल तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के बीच कोई भेद नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है, इसका भुगतान राजनीतिक दलों या निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा किया जाएगा और इसका उचित रिकॉर्ड रखा जाएगा। तीसरा पॉइंट इसमें है, सभी के लिए दरें और निबंधन व शर्तें एक समान होगी। अगला पॉइंट इसमें है, वास्तविक आवंटन पहले आओ पहले पाओ आधार पर होना चाहिए। इस प्रयोजनार्थ आवेदन की तारीख व समय को आवेदन प्राप्त करने वाले प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा नोट कर लेना चाहिए। अगला पॉइंट ये रहा, ऐसे मामलों में जब कभी 2 या उससे अधिक आवेदनों की तारीख व समय एक होगा तो आवंटन का निर्णय ड्रा द्वारा होगा। अगला पॉइंट ये है, किसी भी व्यक्ति, फर्म या पार्टी या अभ्यर्थी को एक ही समय पर 3 दिन से अधिक के लिए एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर किराए पर लेने की अनुमति नहीं होगी। क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि क्या पैम्फलेट, पोस्टर आदि की छपाई पर कोई प्रतिबंध है? तो इसमें बता दें कि अभ्यर्थी किसी ऐसे निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण अथवा प्रकाशन नहीं करेगा अथवा उसका मुद्रण अथवा प्रकाशन नहीं करवाएगा जिस पर उसका चेहरा, नाम अथवा पते मुद्रित अथवा प्रकाशित नहीं होते हों। अगला इसमें यह है, क्या सिनेमेटोग्राफ, टेलीविज़न या इसी तरह के अन्य उपकरणों के माध्यम से जनता को किसी भी निर्वाचन सामग्री का प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध है? तो इसमें बता दें, अभ्यर्थी निर्वाचन के समापन के लिए तय किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की अवधि के दौरान सिनेमेटोग्राफ, टेलीविज़न या अन्य इसी तरह के उपकरण के माध्यम से जनता को किसी भी निर्वाचन सामग्री अथवा प्रचार को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन इसमें जानते हैं, क्या जनसभा आयोजित करने या जुलूस निकालने पर कोई प्रतिबंध है? किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर सभा आयोजित करने और जुलूस निकालने के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों से पूर्व लिखित अनुमति लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन इसमें ये उठता है, क्या लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने के लिए कोई समय सीमा है? तो इसमें रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अगला इसमें जानते हैं, वह कौन सी अंतिम समय सीमा है जिसके बाद कोई जनसभा और जुलूस नहीं निकाला जा सकता है? तो इसमें जानते हैं,
कि जनसभाएं सुबह 6 बजे से पहले और शाम 10 बजे के बाद आयोजित नहीं की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाला 48 घंटे की अवधि के दौरान जनसभाएं और जुलूस नहीं निकाल सकते। मान लीजिए मतदान का दिन 15 जुलाई है और मतदान का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक है, तो जनसभा और जुलूस 13 जुलाई को शाम 5 बजे से बंद हो जाएंगे। अब जानेंगे क्या मतदान केंद्र में या उसके आसपास प्रचार पर कोई प्रतिबंध है। तो इसमें बता दें, मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर की दूरी के भीतर वोटों के लिए प्रचार करना निषिद्ध है। अगला इसमें बता दें कि क्या मतदान केंद्र या उसके पास सशस्त्र जाने पर कोई प्रतिबंध है। तो ये मतदान के दिन मतदान केंद्र के आसपास शस्त्र अधिनियम 1959 में परिभाषित किए गए किसी भी तरह के हथियारों से लैस किसी भी व्यक्ति को हथियार ले जाने की अनुमति नहीं है। अगला क्वेश्चन इसमें ये बनता है, मतदान के दिन एक अभ्यर्थी कितने वाहनों के लिए हकदार है। तो इसमें बता दें, राज्य विधानसभा के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हकदार होगा। पहला पॉइंट इसमें है अभ्यर्थी के स्वयं के उपयोग के लिए एक वाहन होगा, और दूसरा ये है अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता के उपयोग के लिए एक वाहन होगा। और अगला पॉइंट ये कहता है कि इसके अलावा अभ्यर्थी के कार्यकर्ताओं या पार्टी कार्यकर्ताओं के उपयोग के लिए एक वाहन होगा। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारे पूरी तरह से कंप्लीट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कंप्लीट। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।